गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 के अंदर अमेरिका के संविधान के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका के संविधान ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया है। वहाँ के संविधान में ये जो प्रतिनिधि सभा है ये निम्न सदन है और जो सेनेट है वो वहाँ का उच्च सदन है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कांग्रेस में निहित होगी, जिसका निर्माण एक सेनेट व प्रतिनिधि सभा मिलकर करेंगे। तो ये जो प्रतिनिधि सभा है ये अमेरिकन कांग्रेस का, जो कि अमेरिका की व्यवस्थापिका है, जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ये अमेरिकी कांग्रेस का निम्न सदन है। अब यूजुअली दुनिया के संवैधानिक व्यवस्था में जो वहाँ का निम्न सदन होता है, लोअर हाउस होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर जो है वहाँ का जो अपर हाउस है, सीनेट, वो अधिक शक्तिशाली है प्रतिनिधि सभा की तुलना में। हम प्रतिनिधि सभा की रचना की बात करें तो प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं वह जो है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। इनका जो निर्वाचन है ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अमेरिका ने वयस्क मताधिकार को अपनाया है और 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जो है वो मतदान देने का जो है राइट दिया है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा अमेरिका ने मताधिकार की जो आयु थी उसे 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। मैंने कहा इसका ये जो कार्यकाल है प्रतिनिधि सभा का, ये 2 वर्ष का है और इसे न घटाया जा सकता है और न ही इसको बढ़ाया जा सकता है। 2 वर्ष के पश्चात जो है प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। चुनाव क्षेत्र को बनाना अमेरिका में राज्य विधानमंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। हम सदस्यों, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की योग्यता की बात करें कि तो वह कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई नागरिक व सैनिक पदाधिकारी न हो, वह उस राज्य का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा हो। अगर हम इनके विशेषाधिकार की बात करें प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की, तो उन्हें सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं और जो है जब अधिवेशन चल रहा हो तो उन्हें दीवानी मामलों में जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसी के साथ साथ सदस्यों को निःशुल्क डाक, तार और टेलीफोन की जो सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध हैं। अगर हम प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की बात करें, जिसे कि स्पीकर का नाम दिया गया है, तो चूंकि प्रतिनिधि सभा इटसेल्फ ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसका अध्यक्ष जो है वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता। इसके जो अध्यक्ष का चुनाव है वो प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं वो स्वयं करते हैं। एक्चुअल में जो बहुमत दल का जिस दल को बहुमत मिलता है वह बहुमत दल ये निर्धारित करता है कि प्रतिनिधि सभा का स्पीकर कौन होगा। यह जो स्पीकर है पूरी तरह से दलीय आधार पर होता है। अगर हम इस स्पीकर की तुलना ब्रिटेन के स्पीकर से करें तो हमने देखा था कि ब्रिटेन का जो स्पीकर का पद है वो पूरी तरह से निष्पक्ष है, लेकिन अमेरिका के अंदर प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर है वो पूरी तरह से दलीय आधार पर ही काम करता है। जहाँ तक हम उसकी शक्तियों की बात करें तो प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता जो है वो स्पीकर के द्वारा की जाती है और उसकी अनुपस्थिति होने पर सदन की कार्यवाही चलाने के लिए जो है किसी अन्य व्यक्ति को अस्थायी रूप से
स्पीकर नियुक्त किया जा सकता है। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। वह इस हेतु सार्जेंट की जो हेल्प है वो भी ले सकता है, और वो चाहे अगर सदन में बहुत अशांति हो तो सदन की कार्यवाही को स्थगित भी कर सकता है। वह अनुमति देता है कि किस सदस्यों को कब बोलना है। सदन के नियमों की व्याख्या करना और उन्हें लागू करना, ये स्पीकर का जो है ये उत्तरदायित्व है। विधेयकों में बहस के पश्चात जो है स्पीकर मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा भी जो है वो स्पीकर करता है। वह सब प्रकार की समितियों, प्रवर समिति, सम्मेलन समिति, विशेष समिति, उन सब की नियुक्ति करता है, और विविध समितियों के पास जो है वो विधेयक भेजने का कार्य जो है वो स्पीकर का होता है। अब हम प्रतिनिधि सभा की शक्तियों की बात करें तो प्रतिनिधि सभा, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रतिनिधि सभा की जो शक्तियां हैं वो उतनी व्यापक नहीं है जितनी कि सेनेट के पास शक्तियां हैं। कुछ क्षेत्रों में तो प्रतिनिधि सभा के पास सेनेट के समान ही शक्तियां हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है सेनेट के पास स्पेशल पावर्स हैं जो कि प्रतिनिधि सभा के पास नहीं है। प्रतिनिधि सभा की शक्तियों की बात करें तो पहली है उसकी विधायी संबंधी शक्तियां। अगर हम विधायी संबंधी शक्तियों की बात करें तो अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के पास व्यवस्थापन संबंधी जो शक्तियां हैं वो समान है। कोई भी विधेयक जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता उसे पारित नहीं माना जा सकता। संविधान संशोधन का विधेयक भी जो है उसे दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। केवल वित्तीय विधेयक के संदर्भ में प्रतिनिधि सभा के पास मतलब एक स्पेशल पावर है कि जो वित्तीय विधेयक है वो केवल प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर वित्तीय विधेयक में संशोधन करना है तो सेनेट के पास भी उतने ही राइट्स है जितने की प्रतिनिधि सभा के पास। तो जहां तक हम अगर व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों की बात करें तो अमेरिका के दोनों ही जो सदन है कांग्रेस के, चाहे वो प्रतिनिधि सभा हो चाहे वो सेनेट हो, उन दोनों के पास बिल्कुल समान शक्तियां हैं। साधारण विधेयक दोनों सदनों से के साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। और वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक केवल प्रेजेंट जो है वो प्रतिनिधि सभा में हो सकता है, लेकिन संशोधन जो है इसमें दोनों ही सदनों द्वारा किया जा सकता है। अगर हम इसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करें तो सेनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो कम है, लेकिन फिर भी इसके अलावा इसकी जो 2 स्पेशल पावर्स हैं वो ये है कि प्रतिनिधि सभा जो है सेनेट के साथ युद्ध की घोषणा कर सकता है। यहाँ प्रतिनिधि सभा और सेनेट दोनों के पास को इक्वल पावर्स है कि वो युद्ध की घोषणा कर सकता है। दूसरा, वह अपनी स्थायी और विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन व संघीय न्यायपालिका की कार्यों की जो है वो जांच कर सकता है। ठीक है, तो ये पावर्स है। लेकिन अगर हम वही बात, अगर कार्यपालिका शक्तियां अगर हम सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की शक्तियों की तुलना करें तो यहाँ सेनेट के पास स्पेशल पावर्स हैं। ठीक है, जहाँ तक हम न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करें तो न्यायिक शक्तियों के अंदर प्रतिनिधि सभा जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघीय अधिकारियों के जो विरुद्ध है वो महाअभियोग प्रस्ताव जो है वो पेश कर सकता है। पेश जो है वो प्रतिनिधि सभा करेगा और सेनेट द्वारा जो है फिर उस संबंध में आगे की कार्यवाही की जाएगी। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विभिन्न अधिकारियों पर जो है वो महाअभियोग प्रस्ताव का प्रस्ताव जो है वो
प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जा सकता है। अगर हम इसके निर्वाचन संबंधी शक्तियों की बात करें प्रतिनिधि सभा के, तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट निर्वाचन संबंधी शक्ति है क्या, कि अगर कभी ऐसी स्थिति हो कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी एक उम्मीदवार को जो है वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो उस स्थिति में प्रतिनिधि सभा जो है वह पहले उन तीन उम्मीदवार जिसको कि सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, उन तीन उम्मीदवारों में से जो है किसी एक को राष्ट्रपति चुन सकता है। इन सब के अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा जो है वो अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि प्रतिनिधि सभा के पास जो है सीनेट की तुलना में वह एक वीक हाउस है, उसकी शक्तियां कम है। तो क्यों है, क्या पोजीशन है, मतलब उसकी शक्तियां कम क्यों हैं और क्या स्थिति है प्रतिनिधि सभा की अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में। तो पहली चीज कि अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इंटेंशनली जो है सीनेट को ज्यादा पावरफुल बनाया है प्रतिनिधि सभा के। अमेरिका के अंदर जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इस अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है वो न तो व्यवस्थापिका में से ली जाती है और न ही जो कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो एज अ रिजल्ट राष्ट्रपति और उनकी जो कैबिनेट है वो जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति यानी अमेरिकन कांग्रेस के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा, ये जो प्रतिनिधि सभा है इसकी कार्य अवधि ही बहुत शॉर्ट है। केवल जो प्रतिनिधि सभा की जो कार्य अवधि है वो केवल 2 साल के लिए है। अब इतने शॉर्ट टाइम के अंदर जो निर्वाचन होके जो प्रतिनिधि आते हैं उन्हें अपने नेक्स्ट इलेक्शन की चिंता होने लगती है और वो सदन में कोई प्रभावपूर्ण तरीके से काम नहीं कर सकते। तीसरा, प्रतिनिधि सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत ही उनका निर्वाचन होता है, तो वो जो है एक क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सेनेट के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन पूरे राज्य के द्वारा किया जाता है। इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि सेनेट के सदस्य पूरे राज्य का निर्वाचन करते हैं। बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेनेट को स्पेशल पावर्स दी हैं, चाहे वो संधियों के पुष्टिकरण के संदर्भ में हो, उच्च नियुक्ति की स्वीकृतियों के संदर्भ में हो या विभागीय जांच के अधिकार के संदर्भ में हो। वो खुद ही ये चाहते थे कि सीनेट जो है वो प्रतिनिधि सभा की तुलना में ज़्यादा पावरफुल बने। और वास्तव में प्रतिनिधि सभा की जो स्थिति है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में कि वो एक दुर्बल सदन है, उसे जो है हम ये नहीं कह सकते कि वो राष्ट्र का या राष्ट्र की जनता का जो है वो प्रतिनिधि करता है। एक्चुअल में चूंकि सीनेट का भी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, उसका भी चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तो अब वहां की कांग्रेस में जो है सीनेट की स्थिति जो है प्रतिनिधि सभा की तुलना में अधिक इम्पोर्टेंट हो गई है। कंक्लूजन में हम कहें तो प्रतिनिधि सभा न केवल सीनेट की तुलना में अपितु अन्य देशों के प्रथम सदनों की तुलना में भी जो है ये एक अत्यधिक कमजोर सदन है। आज हमने अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की शक्तियां, वास्तविक स्थिति इस विषय पर परिचर्चा की। उम्मीद करती हूं आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।